एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास का विषय है बैंकिंग एवं बीमा। आज हम लोग भारत में बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र के विकास और उसकी मौजूदा स्थिति और उसके संबंधित कई सारे विविध पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग इस विषय से संबंधित कुछ परिचय को प्राप्त करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1770 में कोलकाता में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया था। यह एक प्रकार से वह प्रारंभिक चरण था जो एक तरह से भारत में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन अगर हम इस बात को सही तरीके से समझने का प्रयास करें तो 1920 से भारत में बैंकिंग के वास्तविक स्वरूप का अध्याय प्रारंभ होता है। 1920 में ब्रसेल्स नामक शहर में केंद्रीय बैंक के गठन को लेकर एक बड़ा सम्मेलन होता है जिसको वैश्विक स्तरीय सम्मेलन कह सकते हैं। और उस सम्मेलन में सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को, चाहे वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वाला देश हो अथवा वह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हों, अगर वो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हों तो वैसे में वहां केंद्रीय बैंक की स्थापना को लेकर बातचीत आई चर्चा में। परिणाम यह हुआ कि भारत ने 1921 में इस संदर्भ में आगे चल करके जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के गठन के उपरांत 1925 में भारत ने हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे हिल्टन यंग आयोग के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं आयोग के सिफारिशों के आधार पर भारत में आरबीआई अधिनियम 1934 आया और उसी अधिनियम के तहत भारत में आरबीआई ने अपना कार्य 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ कर दिया। तो भारत में बैंकिंग का यह स्वरूप बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही सामान्य तरीके से प्रारंभ होता है और फिर भारत में बैंकिंग की यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अगर हम सबसे पहले आरबीआई और संबंधित विविध पक्ष को समझने का प्रयास करें तो आरबीआई के संबंध में यह है कि यह स्थापना काल के उपरांत शुरू में निजी अंशधारियों के साथ यह बैंकिंग व्यवस्था का संचालन हुआ। आगे आने वाले समय में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का देश में राष्ट्रीयकरण होता है और फिर देश में आरबीआई का दायित्व देश के सामाजिक आर्थिक विकास में विशेष रूप से हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग कई सारी विविध पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे स्थापना के विषय पर हम लोग बातचीत किए, अब राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में भी हम लोग इस बात को समझें और कार्य के संबंध में भी अगर हम लोग बात करें तो कार्य के संबंध में कई सारे पहलू हमारे भी शामिल है। आरबीआई के कार्य के तौर पर एक निर्गम एजेंसी, निर्गम मतलब एक इशू का क्या अर्थ है? करेंसी बेस। वितरण यानी कि किस प्रकार से क्या कुछ होना है। सरकार का बैंक गवर्नमेंट का बैंक है क्योंकि गवर्नमेंट के आदेशानुसार या गवर्नमेंट की आवश्यकताओं के अनुसार यह कार्य करती है या उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। अंतिम घड़ी का बैंक भी कहा जाता है और इस संदर्भ में मौद्रिक एवं साख नीतियों का निर्माण भी आरबीआई का ही काम है करना। सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करती है और आने वाले समय में जैसे कि आने वाले समय में सिडबी इत्यादि की स्थापना को लेकर के कई सारी स्थितियां आती है। लेकिन हम लोग पहले मुद्रास्फीति इत्यादि पर नियंत्रण तक के विषय को इसके पक्ष में समझते हैं। लेकिन इसके क्रम में हम लोग आरबीआई के कुछ बेसिक फंक्शंस को आज समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आए दिन अखबारों में या टेलीविजन के माध्यम से कई सारे ऐसे शब्द सुनते हैं जिसको हम लोग नहीं समझ पाते। कई सारे डिक्शनरियों का सहारा लेते हैं लेकिन इसके बावजूद हम उस शब्द की अथवा उससे जो कोड वर्ड है उसे नहीं समझ पाते हैं। आइए समझते हैं। आरबीआई हमने यहाँ पर लिखे हैं कि आरबीआई जो कि बैंकों का बैंकर है और बैंक का अर्थ यहाँ पर यह है कि शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक जिसको कमर्शियल बैंक के तौर पर भी जानते हैं। बैंकों का मतलब यहाँ हम नाम भी लिख सकते थे, एसबीआई बैंक लिख सकते थे, पीएनबी लिख सकते थे, आईडीबीआई लिख सकते थे, एचडीएफसी लिख सकते थे, कोई भी बैंक लिख सकते थे। इसीलिए हम नाम ना लिखते हुए सिर्फ हमने बैंक लिखे हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस को समझते हैं। जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट एक ऐसी अवस्था है जिसमें आरबीआई यह जैसे एक तरह से बैंकों को देती है, यानी कि बैंकों के लिए तय करती है कि बैंक के कितने प्रतिशत
धनराशि अपने पास संरक्षित रखे और इस बात को तय करने का अधिकार आरबीआई अपने पास रखती है। आगे है यानी कि रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है कि शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का अर्थ क्या है? यानी कि आरबीआई बैंकों को लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है। तो शॉर्ट टर्म जो लोन देती है और उस पर जो ब्याज का जो प्रावधान होता है वही प्रकार से रेपो रेट का स्वरूप कहलाता है। आगे चल करके है कि यहाँ पर CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि मिनिमम डिपॉजिट किसके पास करना पड़ता है? बैंकों को आरबीआई के पास करना पड़ता है। यहाँ पर बैंक का यह दायित्व होता है कि वह अपना कुछ डिपॉजिट जो होता है मिनिमम जो कि आरबीआई तय करती है वह बैंकों आरबीआई के पास जमा करना होता है बैंकों को। इसको CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। आगे चल करके है RRR यानी कि रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि यानी कि अति लघु अवधि के लिए यानी आरबीआई बैंकों को बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है और उस पर जो ब्याज का दर होता है उसे क्या बोलते हैं? RRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो का एक स्वरूप होता है। आगे है SLR। SLR का मतलब यह है कि मिनिमम डिपॉजिट का जो कि खुद बैंक को अपने पास रखना होता है। यह एक तरह से सिस्टम बनाया गया है कि आरबीआई के द्वारा कि बैंकों को मिनिमम डिपॉजिट का एक हिस्सा बैंक के पास खुद ही रखना पड़ेगा। हालांकि इसे आरबीआई तय करती है कि कितनी मात्रा में रखनी है। तो इस तरह से इसके कुछ बेसिक्स फंक्शंस हमने आप लोगों के साथ शेयर किए। यह आमतौर पर हमारे सामने अखबारों में या टेलीविजन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आए दिन अक्सर हमारे सामने आते रहता है, लेकिन हम इसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। अब आइए समझते हैं कि भारत में जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अब एक एक करके इन पहलुओं को समझते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में 2 अक्टूबर 1975 को होती है। 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में शुरुआती समय में कुल 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ इसका गठन किया जाता है। आने वाले दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रीय शाखाओं और कार्यालयों के माध्यम से देश में इस बैंकों का संचालन होता है। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना का उद्देश्य था देश में दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण शाखा के निर्माण को बढ़ावा देना, कृषिगत कार्यों में वित्तीय सहायता प्रदान करना, लघु और कुटीर उद्योग के क्षेत्र को अतिरिक्त धन आधारित सहायता राशि प्रदान करते हुए यानी कि वित्त पोषण के रूप में कार्य करना। ये 2-3 कार्य इसके प्रमुखता से थे, यानी कि लोगों के आम लोगों के बचत किस प्रकार का? अधिशेष पूंजी की बचत को सुरक्षित रखना। अधिशेष पूंजी क्या है? अगर हम लोग यहाँ पर इस बात को समझें कि अधिशेष पूंजी क्या है तो थोड़ा बैंकों के परिभाषा को भी हम लोग समझ लेते हैं कि दरअसल बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसी व्यवस्था का नाम है, एक ऐसी संस्था का नाम है जो आम लोगों से जमा पूंजी को प्राप्त करती है और उनके मांग पर देय होती है। इसके बदले में एक न्यूनतम शुल्क का आधार भी होता है और फिर इस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन के अधिशेष पूंजी को बैंकों में जमा करते हैं। अधिशेष का अर्थ यह है कि उसने मान लीजिए कि जीवन में अगर प्रत्येक दिन 100 रुपये का इनकम करती है तो वैसे में अगर वह व्यक्ति अपने प्रत्येक दिन की आमदनी से अगर 20 रुपये का बचत कर पाती है तमाम खर्चों के बाद और उसे बैंक तक पहुंचा पाती है तो उस व्यक्ति के लिए यह राशि अधिशेष पूंजी कहलाती है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन और स्थापना के उद्देश्य को आप लोग समझ गए। सिडबी यानी कि जो कि 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है और उसके बाद हम लोग सहकारी बैंक के स्वरूप को देखते हैं जो कि 1904 में स्थापित होती है। इस पर आरबीआई का आंशिक नियंत्रण होता है सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। संरचना के संबंध में समझते हैं कि राज्य सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं। संरचना सहकारी बैंक, राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समितियां जो कि ग्रामीण स्तरों पर होती है, स्थानीय स्तर पर होती है, उसे प्राथमिक कृषि साख समितियों के तौर पर जाना जाता है। अब नाबार्ड को समझते हैं कि नाबार्ड क्या है।
नाबार्ड जो कि 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड का गठन होता है और नाबार्ड अपना कार्य 17 जुलाई 1982 से शुरू करती है। नाबार्ड के संबंध में हम सभी जानते हैं कि नाबार्ड सीधे तौर पर कोई बैंक नहीं है, लेकिन नाबार्ड अपने स्तर से कई सारी बैंकिंग प्रक्रियाओं को आत्मसात करते हुए आम लोगों तक कृषिगत कार्यों में नए नए माध्यमों से उन्हें वित्त पोषण अथवा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। जुलाई 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई, हम सभी जानते हैं, और 1976 तक आरबीआई का अनुषंगी बैंक रहा। 1976 तक क्या रहा? आरबीआई का अनुषंगी बैंक रहा। फिर अलग कर दिया गया, यानी कि इसे अलग कर दिया गया। 11 अक्टूबर 2004 को एक अनुसूचित बैंक बनाया गया, यानी कि इसे आने वाले दिनों में क्या हुआ? 11 अक्टूबर 2004 को अनुसूचित बैंक के रूप में बदल दिया गया। अब बैंकिंग सुधार के संबंध में कई सारी समितियां हुई। हम सभी जानते हैं कि खासकर 1991 के आर्थिक सुधार के उपरांत देश में कई प्रकार के बैंकिंग सुधार से संबंधित समितियों का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि देश में आर्थिक सुधार के क्रम में अर्थात आर्थिक एक तरह इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में किस प्रकार की चुनौतियां आई और उन चुनौतियों से किस प्रकार से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है या फिर उस पर क्या कार्य किया जा सकता है। इस संबंध में कई सारी बैंकिंग सुधार समितियों का गठन हुआ। देश में बैंकिंग और वित्तीय चुनौतियां निश्चित रूप से व्यापक रूपों में उस वक्त मौजूद था। तो सबसे पहले नरसिंहम समिति की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1991 में हुई और फिर 1998 में भी हुई, यानी कि 2 बार इस समिति की गठन होती है, दोनों बार इसकी सिफारिशें आती है। 1991 की सिफारिशों को उत्तरोत्तर यानी कि एक क्रमवार तरीके से बहुत जल्द लागू कर दिया गया। 1998 की कुछ सिफारिशें आज भी लागू होना बाकी है। गोलकोरिया समिति का है जो कि 1990 में आई और इसी रिपोर्ट के आधार पर लोकपाल की स्थापना हुई। लोकपाल का मतलब क्या है? बैंकिंग लोकपाल, यानी बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, यानी कि बैंकिंग प्रहरी। यानी कहने का अर्थ यह है कि गोलकोरिया समिति ने यह बताया कि एक बैंकिंग लोकपाल का गठन किया जाना चाहिए जो ग्राहकों की शिकायतों को प्राथमिकता दे और बैंकों में होने वाली अनियमितताओं को नियंत्रित करे। अब जिसकी कि 15 जून 1995 को इसका गठन होता है। वर्मा समिति 1998 में आती है और 1999 को अपना रिपोर्ट जमा करती है। तो ये सभी बैंकिंग सुधार से संबंधित समितियां थी। अब है कि आरबीआई द्वारा ग्राहकों को दिया गया अधिकार। तो आरबीआई द्वारा ग्राहकों को क्या अधिकार दिया गया है, इसे समझने का प्रयास करते हैं आने वाले दिनों में। कि उचित व्यवहार पाने का अधिकार, ग्राहकों को अधिकार है कि उचित व्यवहार, उचित सम्मान बैंकों से प्राप्त हो। पारदर्शिता, उचित एवं ईमानदार व्यवहार का अधिकार, यानी कि पारदर्शिता पूर्वक उचित भी हो और ईमानदार व्यवहार का अधिकार है। उपयुक्तता का अधिकार, उपयुक्तता का अधिकार का यह अर्थ यह है कि आपको पूरी तरीके से कॉर्पोरेट मिले, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिकायत निवारण तथा क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी कि अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो हम बैंकों को शिकायत कर सकते हैं। शिकायत निवारण का हमारे पास अधिकार है कि बैंक का दायित्व है कि वह हमारे लिए शिकायत निवारण करे और फिर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है तो बैंक का यह भी दायित्व है कि वह इस पर हमारी मदद करे, हमारी क्षतिपूर्ति में सहयोग करे। अब है कि मुद्रा योजना की शुरुआत जो कि 8 अप्रैल 2015 को किया गया। मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुआ? 8 अप्रैल 2015 को। अब इसमें है कि 3 चरण आए। शिशु ऋण जो कि 50,000 रुपये तक के ऋण को कहा गया, किशोर जो कि 5 लाख तक का ऋण यानी 50 लाख से, और फिर तरुण यानी 10 लाख तक के ऋण को आधार बनाया गया। अब हम लोग को यह बात समझना जरूरी है कि दरअसल मुद्रा योजना के गठन का स्वरूप जो था वह किस उद्देश्य से था। मुद्रा योजना देश में आर्थिक रूप से स्टार्टअप योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। मुद्रा योजना देश में मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को ताकत देने, बूस्ट देने के उद्देश्य से किया गया था।
मुद्रा योजना का उद्देश्य देश में स्थानीय स्तर पर रोजगार और पूंजी निर्माण को कारोबार को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। मुद्रा योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप से स्टैंडअप योजना को ताकत देने के ख्याल से किया गया था। अतः मुद्रा योजना एक ऐसी व्यापक योजना है जो ग्रामीण और दूर दराज और पिछड़ी महिलाओं को साथ करते हुए उनको आधार बनाते हुए और आर्थिक रूप से और स्किल्स के साथ जो व्यक्ति मौजूद है, आर्थिक रूप से पिछड़े और स्किल्स के साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनकी योग्यताओं को अधिक बल देने का एक प्रयास है। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नचिकेत मोर समिति की अनुशंसा पर जनधन योजना की शुरुआत की गई। हम लोग जानते हैं कि जनधन योजना हम सभी के बीच में एक व्यापक योजना के रूप में उभर कर आई। दरअसल रघुराम राजन की समय ही नचिकेत मोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर आने वाले दिनों में भारत में जनधन योजना की शुरुआत की गई। जनधन योजना के संदर्भ में क्या कुछ है और क्या कुछ हमारे बीच उभर कर आया, इसमें शायद हमें कोई विशेष चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी जनधन योजना के प्रमुख बिंदुओं से अवगत हैं। पेमेंट बैंक की शुरुआत 6 अक्टूबर 2016 से होती है, जो कि पेमेंट बैंक की शुरुआत होती है देश में। अब आइए आगे समझते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत 6 सितंबर 2015 को किया गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत 6 सितंबर 16 सितंबर 2015 को किया गया। अब भारत में अब हम लोग समझते हैं कि बीमा का फंक्शन क्या रहा, यानी कि भारत में बीमा कंपनियों का स्वरूप क्या रहा। भारत में बीमा ब्रिटेन की देन है। सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित किया गया ब्रिटिश फर्म के द्वारा, यानी कि भारत में ब्रिटिश फर्म के द्वारा बीमा कंपनियों का गठन किया गया, स्थापना की गई। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंश्योरेंस के तौर पर यह आया था, जो कि 1 सितंबर 1956 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि भारत में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर 1956 को हुआ। नवंबर 1972 में भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम नाम से सरकारी कंपनी की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, कब किया? नवंबर 1972 में सरकारी कंपनी की स्थापना की। मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर 19 अप्रैल 2000 को IRDA का गठन किया गया। मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर, जो कि 19 अप्रैल 2000 को IRDA का गठन किया गया। मल्होत्रा समिति का गठन अप्रैल 1993 में किया गया था। मल्होत्रा समिति का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1993 में। सामाजिक सुरक्षा सामूहिक बीमा योजना की स्थापना 1988-89 के दौरान हुई। आगे चलकर जनश्री 10 अगस्त 2000 को स्थापित हुई। कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलाई 2001 को स्थापित होती है। शिक्षा सहयोग योजना 31 जो कि दिसंबर 2001 को स्थापित होती है और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को स्थापित होती है। तो यह हम आप लोगों के साथ बैंकिंग और बीमा, यानी कि भारत में बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में जो कुछ भारत के का सफर रहा, जो कुछ ऐतिहासिक पक्ष रहा और जो मौजूदा समय में हमारे बीच उपलब्ध है, उन पर एक संक्षिप्त निगाहों को डालने का प्रयास किया हमने। हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से हमारे प्रयास आपके लिए बेहतर और कारगर साबित होगा।